मुझे 50,000 का चेक मिला, फिर 1,10,000 का मिला अगले साल, फिर अगले साल 1,30,000 का चेक मिला। तो ये तो समझ में आया कि पैसा तो है। इसको आंसर देने से पहले मैं अपनी ऑडियंस से और आप सबसे हाथ जोड़ के पैरों को छू के माफी मांगता हूँ कि मेरी लैंग्वेज शायद गलत हो सकती है, मेरी आवाज लाउड हो सकती है, लेकिन क्या आजकल का टाइम बात कर रहे हैं आप? आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम, फोन, लैपटॉप इनको देख रहे हैं। तभी भी तो कोटा में 22 सुसाइड हुई हैं एक साल में। 6 महीने में जो लोग इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, इतना प्रेशर है इंस्टाग्राम देख के कि दूसरा इंजीनियर बन गया मैं नहीं बना, दूसरा डॉक्टर बन गया मैं नहीं बना। इतनी अवेयरनेस हो गई है कि हर टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा करे। 22 सुसाइड, 1 घंटे में 2 सुसाइड हो रही हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आजकल लोग और अच्छा करें। आज की शाम आपके नाम आज आए हैं कुछ खास मेहमान। जी हाँ, मुलाकात करते हैं अनुभव जी से। अनुभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमारे शो पर हमारे व्यूअर्स की उनके निगाह, मतलब वो चाहते हैं कि आपको देखना। आपने अपनी लाइफ में जो जो अचीव किया है, कितने लोगों का कैरियर भविष्य बनाया है, सो सब जानना चाहेंगे। तो अनुभव जी, एक बार आप बताइए कि आपने अपनी अचीवमेंट में क्या क्या किया है। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही अचीवमेंट है कि मेरी अचीवमेंट दूसरों की अचीवमेंट से रिलेटेड है। अगर कोई हार्वर्ड पहुंच जाए, वॉर्टन पहुंच जाए, स्टैनफोर्ड पहुंच जाए, एसआरसीसी पहुंच जाए, आईआईटी पहुंच जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाए, या फिर किसी भी कॉलेज में पहुंच जाए, तो उसकी अचीवमेंट में ही मेरी अचीवमेंट है। और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि हम ऐसे प्रोफेशन में हैं कि दूसरों का सपना पूरा करना ही हमारा सपना है। कितने लोग ऐसे हैं जो रात को ये सोच के सोते होंगे कि हे भगवान दूसरे का भला कर। तो ऐसे प्रोफेशन में होना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। नॉनदलेस यहां पे आपके सामने बैठना भी मेरी वन ऑफ द अचीवमेंट्स है। आपने जब अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की थी अपने कैरियर के बढ़ाने के लिए, तब आपने 63 मेंबर्स या स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। कहानी ऐसी है कि मैं एक अनपेड इंटर्नशिप पे था, जहां पे मुझे सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए था, जैसे हर 17-18 साल के बच्चे को चाहिए होता है। लाइसेंस भी नहीं बनाता था, और एक सर्टिफिकेट के लिए मुझे 6 घंटे दिन में काम करना होता था। एक कोचिंग सेंटर को मैनेज करना था जहां पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे। और वहां पे मेरे साथ हुआ लाइफ में कुछ बाई चांस। हमारी टीचर जो थी, जो आ रही थी, उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया। 63 स्टूडेंट्स हमारे बैठे हुए थे क्लास में, और उनका था पहला दिन। बिजनेस फैमिली से आते हुए मुझे 63 स्टूडेंट्स तो नहीं दिखे उस टाइम पे, बट ये देखा 63 स्टूडेंट्स की 5,000 की फीस इज मोर देन 3 लाख। तो कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। 1 घंटा मैंने उन्हें एक लेक्चर दिया उनके टॉपिक पे, उनके एग्जाम से रिलेटेड, और 63 में से अगले दिन 61 स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो गए। तो ये मेरा करियर बाय चांस इन एजुकेशन था। और इसी इंस्टेंस को लेते हुए मैं इस प्रोफेशन में आया कि आज की जनरेशन जो है वो करियर बाय चांस नहीं बनाती, वो बाय चॉइस बनाती है। और अगर बाय चॉइस है तो सही चॉइस को सिलेक्ट करना सबसे बड़ा टास्क है। तो एक छोटा सा इंसिडेंट है कि मैं इस प्रोफेशन में आया, फिर मेरी आईसीआईसीआई प्रेडेंशियल में दूसरे साल इंटर्नशिप लग रही थी। तो मेरे बॉस ने मुझे एक चीज बोली उस टाइम कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो होता है, बैंक का जो प्रोडक्ट होता है, जो सेविंग्स अकाउंट होता है जिसमें बैंक इंटरेस्ट देता है, उसको भी बेचने में बहुत जद्दोजहद लगती है, बहुत मेहनत लगती है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो अपने आप बिकती है। तो इसको एक बार सीरियसली लो। तो 2005-2006 में एजुकेशन को कोई प्रोफेशन और इंडस्ट्री नहीं समझता था। आज तो एडटेक देखिए, 103 यूनिकॉर्न में से तकरीबन 13 या 15 एडटेक कंपनीज है। तो मैं पुराने चावल हूं एजुकेशन में, तो वहां से मैं इस इंडस्ट्री में आया। जब आप कैरियर लॉन्चर में गए एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव, तब आपका एम क्या बना? तब जैसे मैंने बताया कि 3 साल की ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप में पहले साल 2 महीने के लिए जो अनपेड इंटर्नशिप थी, मुझे 50,000 का चेक मिला, फिर 1,10,000 का मिला अगले साल, फिर अगले साल 1,30,000 का चेक मिला। तो ये तो समझ में आया कि पैसा तो है। सीनियर एग्जीक्यूटिव की नौकरी लगी 2009-10 में, और वहां पे 12-13 महीने जिस
एजुकेटर को, जिस स्टूडेंट को, जिस लड़के को कोई बुरी आदत कुछ नहीं थी, उसके लिए 25-30 हजार रुपए बहुत होते थे। और 2009 में 1-1.5 साल ये काम किया, फिर बाद में एमबीए करने के लिए छोड़ा, और एमबीए में एक परसेंटाइल भी आई, लेकिन कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया क्योंकि उस टाइम रिसेशन था यूएस में, जो इश्यूज हुए थे। फिर एक स्टार्टअप में गए, जब स्टार्टअप से वहां से डिसएसोसिएट हुए 7 साल बाद, तो जनरल मैनेजर की पोजीशन पे डिसएसोसिएट हुए। वापस करियर लॉन्चर ने बुलाया, सीनियर एग्जीक्यूटिव के लेवल पे पहले थे और अभी एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट की स्टेज पे, उन्हें भी छोड़ा। तो दिमाग में सच बताएं, 2009 वाली जनरेशन की ना दिमाग में शायद 25-30 हजार रुपए ज्यादा घूमता है, क्योंकि बाय चांस था, बाय चॉइस तो उस टाइम पे कोई भी एजुकेटर या एजुकेशन में आना नहीं चाहता था। तो सही आंसर तो यही है सर, कि प्योरली बाय चांस था। 1000 स्कूलों से भी ज्यादा आपने काउंसलिंग जो की है अपनी लाइफ में, सो बहुत कुछ सिखाया होगा लाइफ ने आपको, तो आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा उन चीजों से? सबसे ज्यादा एक चीज सीखी कि ये जो काउंसलिंग और ये जो प्रोसेस है, इसका कोई भी सक्सेस फॉर्मूला नहीं, क्योंकि एक फॉर्मूला एक सक्सेस स्टोरी पे सूट करता है, वही फॉर्मूला दूसरे की स्टोरी पे फेल होता है, और वही फॉर्मूला तीसरे की स्टोरी के लिए मीडियोकर हो जाता है। कोई भी सक्सेस फॉर्मूला नहीं है। पढ़ाई का सक्सेस फॉर्मूला है 6 घंटे दिन में पढ़ो, नंबर आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो 6 घंटे बैठ ही नहीं सकते, एडीएचडी की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि एंजाइटी अटैक्स आते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है बुक से नहीं पढ़ सकते, उन्हें पॉडकास्ट चाहिए। कुछ लोगों को वीडियो से पढ़ाई करनी है। तो काउंसलिंग भी जो है, 1000 क्या 1,00,000 स्कूल, 1 करोड़ बच्चा, हर किसी का कोई ना कोई सक्सेस फॉर्मूला अलग ही डिजाइन होता है। तो ये मान के चलिए कि अगर मैंने 1000 स्कूल्स करे हैं, तो मेरे 1000 चैप्टर्स ऑफ एजुकेशन है मेरे लिए, जहां मैंने बहुत सारी केस स्टडी से सीखा कि किस किस केस स्टडी पे कौन सा अलग अलग सक्सेस का फॉर्मूला चलता है या फेल हो जाता है। लेकिन कहीं जैसे अब हम लोग अपनी एजुकेशन की भी बात करें, हम काफी टाइम पुराने हैं, सो बहुत से लोग ऐसे हैं, आजकल के बच्चों की जो जनरेशन की एजुकेशन है वो हमारी एजुकेशन से बहुत ही अलग हो चुकी है। आजकल आप मोबाइल से पढ़ सकते हो, हम लोग उस टाइम किताबें मांग के पढ़ते थे। हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमें जो किताबें दी हैं वो आज की किताबों से मैच नहीं होती, सब सिलेबस बदल चुका है। सो उस टाइम पर अगर आपका मानना क्या कि अगर उस टाइम पे ये फैसिलिटी होती या उस टाइम पे थी और ये ग्रोथ हो जाता, आप जैसे टीचर हमें मिल जाते, सो आज क्या होता स्टूडेंट्स में? इसको आंसर देने से पहले मैं अपनी ऑडियंस से और आप सबसे हाथ जोड़ के पैरों को छू के माफी मांगता हूं कि मेरी लैंग्वेज शायद गलत हो सकती है, मेरी आवाज लाउड हो सकती है, लेकिन क्या आजकल का टाइम बात कर रहे हैं आप? टोटल नॉनसेंस है ये चीज सारी आज की डेट में। आज 10 सितंबर 2023 को हम बैठे हैं, ये शूट कर रहे हैं, जिस दिन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। आप कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम, फोन, लैपटॉप इनको देख रहे हैं, तभी भी तो कोटा में 22 सुसाइड हुई हैं 1 साल में। 6 महीने में जो लोग इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, इतना प्रेशर है इंस्टाग्राम देख के कि दूसरा इंजीनियर बन गया मैं नहीं बना, दूसरा डॉक्टर बन गया मैं नहीं बना। इतनी अवेयरनेस हो गई है कि हर टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा करे। 22 सुसाइड, 1 घंटे में 2 सुसाइड हो रही हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आजकल लोग और अच्छा करें। क्या है अच्छे की डेफिनेशन? एज अ टीचर, एज अ पॉडकास्ट रिकॉर्डर, आपके पास मीडिया में ये पावर है स्प्रेड करने की। आप चाहते क्या है? कि एक अच्छा करियर बनाए, बहुत सारे लोग बहुत पढ़ाई करें, बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग कर ले, $multi-million कमा ले, या फिर वो 22 जाने बिछा दे जो शायद यूथ के काम आ जाती, जो कंट्री के काम आ जाती है। क्या चाहिए आजकल के पेरेंट को? आप ये डिसाइड करिए पहले। एक टीचर को क्या चाहिए? यू वॉन्ट अ गुड चाइल्ड और यू वॉन्ट अ हैप्पी चाइल्ड? सो ये तो वो कॉन्सेप्ट है कि जैसे आज के टाइम में लोग चाहते हैं कि देखो हम पैसा तो लगा सकते हैं एजुकेशन पे, बट अच्छी एजुकेशन मिल जाए। सर आप कह रहे हैं कि आज की डेट में अगर हम और फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है, और वो कंपटीशन अनहेल्दी क्यों जा रहा है? एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर,
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है बच्चों कि 9.5 लाख बच्चा इंजीनियरिंग का पेपर देगा। सरकारी कॉलेजेस में कुछ 30 से 35 हजार बच्चा जाएगा, और जो 9 लाख बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, उसके लिए किसने क्या सोचा है? आपका सवाल भी तो अभी यही है कि हम भी और अच्छा करते। क्या है उस अच्छे की डेफिनेशन? बाई सुसाइड। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या अच्छा हो सकता था? बड़ा सिंपल सा फंडा है। उन बच्चों को यह बताने की जरूरत है कि बेटा अगर इंजीनियरिंग नहीं है तो बीएससी कंप्यूटर साइंस भी आपको एक इंजीनियर के बराबर करियर देता है। एक मैथमेटिकल साइंस भी एक इंजीनियरिंग के बराबर एक करियर देता है। एक बीएससी मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस मेजर एंड माइनर भी आपको कोडिंग जैसी चीजें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी चीजें करा सकता है। वो नहीं तो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स करने के बाद भी आप डेटा साइंस में जा सकते हो। यही तो पर्पस है जिसकी वजह से मैंने भी नौकरी छोड़ी। कि क्या हुआ अगर इंजीनियर नहीं बने? सुसाइड करने की क्या जरूरत है? और इससे तो अच्छा दिन हो ही नहीं सकता था ये चीज रिकॉर्ड करने के लिए, जो 10 सितंबर है, विच इज एंटी सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो ये तो क्वेश्चन ना, हम ऐसी चीजें डिस्कस करके किसी भी स्टूडेंट और किसी भी पेरेंट की वो महत्वाकांक्षा नहीं बढ़ाना चाहते कि आप और अच्छा करिए और अच्छा करिए और अच्छा करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्टिक भी तो खिंच के टूट ही जाएगा। हमारा बच्चा भी वही है। इंजीनियरिंग ही क्यों करना चाहते हैं ज्यादातर लोग? उनको कुछ और अलग क्यों नहीं लगता कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये अलग वे में जाके थोड़ा सा? बट सबका मोटिव अधिकतर लोगों का क्यों इंजीनियरिंग पे फोकस रहता है? वो कहावत थी ना, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। आजकल वो पनिशमेंट है। अब इंजीनियरिंग करेगा तो सिलिकॉन वैली में जाएगा, सिलिकॉन वैली में जाएगा तो शायद आप जैसा कोई प्रोफेशन करेगा जिसको कहते हैं मैंग। अब ये रिकॉर्ड होते ही देखिए, मेटावर्स, Amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, सबको मैंग में नौकरी करनी है। गूगल के ऑफिस में देखिए, आप शॉर्ट्स में जा सकते हैं, बीन बैग में बैठ सकते हैं। 6 तरीके के क्यूजीन्स होते हैं। घर से काम करने के बाद आपको $1 मिलियन मिल जाता है। तो ये सब अचीव करने के लिए इंजीनियरिंग है। जितने प्रोफेशंस के साथ आप बच्चे को एक्सपोज करेंगे, उतनी ही उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी। तो हमारा जो एक्सपोजर है बढ़ता जा रहा है, बट ये बढ़ने की जो स्पीड है ना, वो मल्टीप्लाई हो रही है। अब बढ़ने की स्पीड चाहिए हमें एक्सपोनेंशियली। बताना पड़ेगा बच्चों को, और भी जितना हम उन्हें ऑप्शंस देंगे, उनकी पर्सनालिटी से फिट करेंगे, उतने ही चांसेस। तो मतलब एक जैसे उनको कब लगना चाहिए कि देखो अब हमें एक सजेशन लेना चाहिए कि हमें लाइफ में ये करना है और इससे हमारा रिजल्ट ये होगा, 10th के बाद, 12th के बाद, या कब एक समय? दो तरीके के बच्चे होते हैं। इसमें डिसीजन भी जो है वो 2 तरीके के होंगे। एक मुझे ये करना है, एक मुझे ये नहीं करना। जिनको करना है उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इसके लिए मुझे बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में यह भी रखना जरूरी है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो बायो लाइफ मेडिकल साइंसेस, बायो बॉटनी, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स मेरे लिए अवेलेबल है। ये एक तरीके का बच्चा है जिसको ये पता है कि उसने क्या करना है। दूसरा मेरे जैसे, जिसने बड़े भाई को साइंस पढ़ते हुए देखा और जिंदगी में एक चीज तो ठान ली, कुछ भी करूंगा पर साइंस नहीं करूंगा, तो कॉमर्स विद मैथ्स लिया और है आपके सामने। तो ये ज्यादा वॉल्यूम है बच्चों की। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो ये जो सिलेक्शन और एलिमिनेशन वाली स्टेज है वो 9th और 10th में आती है। आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब अगर मैं देना चाहूं एक लाइन में, तो 9th और 10th में ये वो टाइम है जहां आप ये सेलेक्ट करो कि आपको क्या करना है, या फिर एटलीस्ट ये सेलेक्ट कर लो कि कुछ भी करना है पर ये नहीं। तो वो भी एक तरीके का डिसीजन है। सबसे यादगार शिक्षा का क्या अनुभव है आपके लिए? सबसे यादगार शिक्षा है, अब अगेन मैं आंसर दे रहा हूं, मुझे नहीं पता आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते। सबसे यादगार शिक्षा लास्ट ईयर थी, जब एक पेरेंट ने मुझे शिक्षित किया। और उस पेरेंट ने मुझे बात करते हुए, जब मैं बच्चे के साथ काउंसलिंग कर रहा था, मेरा 60 मिनट्स का एक सेशन होता है जहां मैं, बच्चा और पेरेंट बैठे होते हैं। तो सेशन लेते हुए मेरे एक पेरेंट ने मुझे शिक्षित किया, और वो तब मुझे एहसास हुआ कि पेरेंटिंग भी कितना मुश्किल टास्क है।
जब मैं बच्चे से बात कर रहा था, बच्चा रो पड़ा। मैंने कहा हमने ऐसी कोई बात ही नहीं करी जो आप इतने लो ऑफ कॉन्फिडेंस हो। तो आप एक काम करो, आज की जनरेशन के बच्चे की तो कुछ गर्लफ्रेंड्स भी होती है, आपकी क्या कोई गर्लफ्रेंड है? अब 12वीं कक्षा का बच्चा, तो उसने शर्माते हुए बोला हाँ है। तो उसकी मां ने ये बोला, पेरेंट ने ये बोला कि हम तो 9th स्टैंडर्ड से चाह रहे हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड हो। तब मैंने बच्चे को बोला बेटा आप बाहर जाओ, मुझे आपकी मदर से बात करनी है। और उनकी मदर ने ये चीज बोली कि 9th स्टैंडर्ड में हमारे बच्चे की चाल ढाल और बिहेवियर में हमें कुछ फेमिनाइन दिखा, हमें लगा कि वो गे तो नहीं है। और उससे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और आजकल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी नहीं है, सरकार को भी नहीं है, कानून को भी नहीं है। उन्होंने कहा बट हम ये जानना चाह रहे थे कि ये कौन से जेंडर की तरफ इंक्लाइंड है। तो 9th स्टैंडर्ड में एज अ पेरेंट हमने दोनों जेंडर से एडल्ट चीजें से डिस्कस करनी शुरू करी, दिखानी शुरू करी मैगजीन्स और मूवीज के थ्रू। और तब मैं शिक्षित हुआ कि एक पेरेंट होना काउंसलर होने से भी बहुत मुश्किल काम है। और मेरी काउंसलिंग की जो प्रोफेशन है वो सिर्फ कोर्सेज करियर्स पे नहीं रुक जाती, वो एम्पैथी पे, स्टूडेंट बिहेवियर पे, इससे भी बहुत ऊपर जाती है। तो ये मेरी शिक्षा का सबसे बड़ा लेसन है अभी तक। आपकी कैरियर में सबसे ज्यादा चुनौती किस चीज में आई? सबसे बड़ी चुनौती मेरे करियर में ये आई कि मैं एक ग्रेजुएट हूं, और जब मैंने 17 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू किया तो मुझे डेलिबरेटली फ्रेंच कट रखनी पड़ती थी, लूज लूज पैंट पहननी पड़ती थी, चश्मा पहनना पड़ता था, उम्र से खुद को बड़ा दिखाना पड़ता था। और जब कभी ऐसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो जाए ऐसे प्रोफेशन में, आप झूठ तो सवाल ही नहीं उठता कि आप झूठ बोले। और जब ये बोला जाता था कि मैं 18 साल का हूं, मैं क्या बच्चों को सिखाऊंगा, मैं क्या बच्चों को पढ़ाऊंगा, और फिर आधे घंटे बाद चीजें नॉर्मल हो जाती थी। बट जो पहला आधा घंटा होता था वो बहुत मुश्किल है। और मेरी इंडस्ट्री में मैं एक काउंसलर हूं जिसने मास्टर्स नहीं करी, जिसने पीएचडी नहीं करी, जिसके पास डॉक्टरेट नहीं है, बट अनुभव के अनुभव बहुत सारे हैं। तो ये मेरी जिंदगी की आज भी एक चुनौती है कि कोई आईएम, एफएमएस, हार्वर्ड, वॉर्टन से एमबीए करके वो पोजीशन को अचीव कर सकता है जिसमें मैं फेल हुआ। वो फेलियर ही मेरी सबसे बड़ा चैलेंज है आज भी। और मतलब हमारे जो आजकल पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, सो अगर उनकी तरफ से मैं एक सवाल पूछूं कि कैरियर में क्या रिस्क लेना जरूरी होता है या नहीं? रिस्क जो है ना वो डिपेंड करता है हर किसी की एपिटाइट पे। क्या 2 रोटी खानी जरूरी है? आप कहोगे मेरी एपिटाइट ही 1 रोटी की है, कोई और कहेगा 3 रोटी की है। रोटी खानी जरूरी है, बट कितनी रोटी खानी है वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। रिस्क लेना तो आपको पड़ेगा ही, वो कोई ना कोई मोमेंट तो रिस्क होगा ही। जब मैंने सीनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब ना छोड़ता तो जनरल मैनेजर ना बनता, जनरल मैनेजर ना बनता तो पैन इंडिया का एक्सपोजर ना आता। जिंदगी में सब कुछ अच्छी पोजीशन हासिल करने के बाद एक लिमिटेड कंपनी का एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद अपनी जर्नी ना होती तो यहां ना हो। तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है रिस्क टेकिंग एपिटाइट कितनी है। और ये काफी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में रह रहे हैं। एक डेवलप्ड कंट्री का रिस्क टेकिंग एपिटाइट डेवलपिंग कंट्री की रिस्क टेकिंग एपिटाइट से बहुत ज्यादा होता है। आप अगर अरेबिक है, यूएई में रह रहे हैं तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट के भी पैसे मिलेंगे। आप कनाडा में है, यूएस में है, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक फंड होता है जो आपको दिया जाएगा। तो आप वो रिस्क ले सकते हो कि मैं सिंगर, पॉडकास्ट रिकॉर्डर, आपको नहीं पता कि आपके कितने लोग पॉडकास्ट देखने वाले हैं, आपने भी रिस्क लिया। लेकिन ये डेवलप्ड कंट्री होती तो रिस्क लेने की एपिटाइट बढ़ जाती, क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयड भी रहते तो सरकार आपका ध्यान रखती। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, धीरे धीरे पॉलिसीज हमारे फेवर में आएंगी। तो रिस्क टेकिंग एपिटाइट आपकी फैमिली की कितनी है, जिस कंट्री में रह रहे हैं उसकी कितनी है, और कहीं ना कहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप में कन्विक्शन कितना है। खेलते देखिए इंडिया में 11 प्लेयर ही हैं, लेकिन वो आप में कन्विक्शन है कि आप उन 11 में से एक होंगे। तो कन्विक्शन भी इसमें काफी बड़ा मैटर करता है।
बहुत ही अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और बहुत ही कमेंट आने वाले हैं, तो आप लोगों के कमेंट का जरूर रिप्लाई दीजिएगा। 100%। सो इसी के साथ अब आज का पॉडकास्ट अपना समाप्त करते हैं। धन्यवाद।